देखिए, प्रधानमंत्री की जोहान्सबर्ग पहुंचने की तस्वीरें भी आ गई हैं। जैसा कि प्रणय ने हमको बताया, प्रधानमंत्री कल ब्रिक्स समिट के दौरान होंगे जब ये पूरा मामला होगा। लेकिन वो पिछली बार जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई थी तब वो इसरो के हेडक्वार्टर के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन इस बार वो डिजिटली जुड़ेंगे, जो नेट के थ्रू जो है जुड़ेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे। और वर्चुअली जुड़कर चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा, जब भारत चांद पर तिरंगा फहराएगा, तो इस 15वीं ब्रिक्स समिट से वो इस गौरव के पल को देखेंगे। और इसका क्या अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, अमिताभ जी के पास जाऊं उससे पहले मैं सीधे प्रणय के पास चलता हूं। प्रणय, समझाइए, ब्रिक्स समिट के अंदर प्रधानमंत्री होंगे और तब वो इस चीज को लहराते हुए देखेंगे, भारत के तिरंगे को चंद्रमा के साउथ पोल पर। इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसका क्या महत्व है? अमिताभ, मैं इसके बाद आप क्या चाहता हूँ। प्रधानमंत्री की तस्वीरें आ रही है सीधे जोहान्सबर्ग से। प्रणय। बिल्कुल दीपक जी, अंतर्राष्ट्रीय जी बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से भी अगर कहा जाए तो रूस जिसका लूना 25 लैंड नहीं हो पाया और भारत जिसका चंद्रयान पूरी उम्मीद है कि लैंड कर जाएगा। और कल जब ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा होगा उस शिखर बैठक के अंदर प्रधानमंत्री ज्यादा फख्र के साथ, ज्यादा ताकत के साथ भारत की बात इसलिए भी रख पाएंगे क्योंकि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव जिसको आज तक कोई नहीं छू पाया, वहां पर भारत का राज चिन्ह अंकित होगा इस चंद्रयान 3 के साथ में, जब भारत का तिरंगा इस चंद्रयान 3 के साथ वहां पर पहुंचेगा। लेकिन जिस तरीके से भारत की जो पूरी यात्रा रही है, उस पूरी यात्रा के अंदर भारत को देर से आए दुरुस्त आए इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 1959 के अंदर पहले लूना मिशन के साथ में जब इंपैक्ट लैंडिंग हुई थी सोवियत संघ के जमाने में, लेकिन 47 साल बाद जब लूना 25 के दूसरे मिशन के तौर पर रूस ने, या कहा जाए सोवियत संघ के बाद रूस का मिशन लॉन्च होना था, वो नहीं हो पाया। सबने देखा, दुनिया ने देखा। लेकिन भारत के मिशन के बारे में नासा ने भी हाल ही में ट्वीट किया है। नासा ने भी कहा है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ में नासा ने भी जो है उसके पैरामीटर्स को चेक किया है, वो लगातार अच्छे से काम कर रहा है। यानी भारत के चंद्रयान 3 को लेकर दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसी की भी नजरें लगी हुई हैं क्योंकि स्पेस ग्लोबल कॉमन है दीपक जी। और इस ग्लोबल कॉमन के अंदर अगर भारत की साख बढ़ती है, भारत की बात बढ़ती है, तो निश्चित रूप से भारत एक विश्व शांति के संवाहक के तौर पर खड़ा नजर आता है। और इसलिए स्टार वॉर्स की जिसकी सुरक्षा की बात कही जा रही है, उस दौर के अंदर भारत अपनी स्पेस कमांड तो बना ही रहा है, लेकिन भारत इस अंतरिक्ष की क्षमता का इस्तेमाल विश्व शांति के लिए कैसे किया जा सकता है, इसको ज्यादा पुख्ता तौर पर कर पाएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, उस व्यस्त कार्यक्रम के दौरान भी एक विंडो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में रखी गई है। और साथ ही ये भी तैयारियां हैं कि अगर लैंडिंग हो जाती है तो प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग से सीधे दिल्ली नहीं आएंगे बल्कि बैंगलोर आएंगे और वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। जी, ये हो सकता है प्रधानमंत्री ये जरूर करेंगे क्योंकि वैज्ञानिकों से प्रेम हमको दिखा था सेकंड चंद्रयान की लॉन्चिंग पे। और प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं इसरो के बारे में या हमारे स्पेस मिशन के बारे में, जिसने भारत को हमेशा से बहुत प्राउड, गर्व फील कराया है, हमने इतनी सारी सफलताएं स्पेस में पाई हैं, न्यूक्लियर साइंस में पाई हैं, हम एक न्यूक्लियर नेशन है, पूरी दुनिया जानता है कि हम एक न्यूक्लियर नेशन है, ये सब हमारे वैज्ञानिकों के बल पे हुआ है। और मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं, कल चांद पर उतरेगा चंद्रयान, सुपर पावर भारत की पहचान होगी। और वही सुपर पावर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर ब्रिक्स समिट यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अभी अभी देखा हमने तस्वीरों के अंदर प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका का जो परंपरागत नृत्य है वो वहां पर देख रहे थे और उन्होंने खूब तालियां बजाई। अभी फिलहाल उनकी अगवानी हो रही है। लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगा, आपको याद होगा 2019 के जब चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने कहा कि हम एक सैटेलाइट को मार गिराए, हमने ये मिसाइल लॉन्च कर दी है। प्रधानमंत्री ने इस बात की बात कही और प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रणय कि अगला जो वॉर होगा वो स्पेस के अंदर होगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री बहुत आगे की सोचते हैं, तो इसको लेकर किस तरह की हलचलें हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, और फिर उसके बाद मैं आऊंगा स्पेस टूरिज्म को लेकर। बिल्कुल दीपक जी, एसैट कैपेबिलिटीज जो हैं वो दुनिया के केवल चंद मुल्कों के पास में, जिसमें अंदर भारत भी शामिल है। अब उसके पास एसैट कैपेबिलिटीज हैं और एसैट कैपेबिलिटीज यानी कि अगर किसी के सैटेलाइट तंत्र को भी वार करना हो, उसे निशाना बनाना हो, तो वो क्षमताएं भारत के पास हैं। और ये जो स्पेस मिशन है, जब आप अंतरिक्ष के अंदर किसी अंतरिक्ष यान को छोड़ सकते हैं, उसे मनूवर कर सकते हैं, तो उसके दूसरे के अंतरिक्ष यान को गिराने की क्षमता भी रखते हैं, यानी आपके पास वो प्रिसिजन है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक भारत की अंतरिक्ष क्षमता का सवाल है, भारत ने अंतरिक्ष के अंदर कोलैबोरेशन कैसे किया जाए, पड़ोसियों को कैसे साथ लिया जाए। आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री की तरफ से ही कहा गया था कि भारत अपनी स्पेस की उपलब्धियां भी साझा करना चाहता है और खासतौर पर उन गरीब मुल्कों के साथ करना चाहता है, उन कमजोर मुल्कों के साथ करना चाहता है और यहां तक कि पड़ोसियों के साथ भी करना चाहता है। सार्क सैटेलाइट का प्रस्ताव आपको अच्छी तरीके से याद होगा। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये तमाम वो मुल्क हैं जो भारत की इस स्पेस क्षमता का लाभ उठा रहे हैं। मॉरिशस, सेशल्स, ये वो मुल्क हैं जो भारत के साथ में नेविगेशन डेटा जो है उसके अंदर भारत के साथ में सहयोग कर रहे हैं, उससे लाभ उठा रहे हैं।
जाएं। तो भारत अपनी स्पेस की उपलब्धियों को विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए न केवल साझा कर रहा है बल्कि सबको बढ़ाने के अंदर ग्लोबल साउथ की वॉइस के तौर पर। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं तब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस तरीके से ब्रिक्स के मंच के ऊपर वैश्विक सहयोग की बातें की जा सकें, किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, अफ्रीका के जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीका के मुल्क जो कि जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पिछड़े मुल्कों का है, गरीब मुल्कों का है, वहां पर विश्व शांति की बात कैसे की जा सके, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और महज 2 हफ्तों के बाद में 9 और 10 सितंबर की वो तारीख होगी जब भारत के अंदर G20 की शिखर बैठक का आयोजन होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री का ये जो दक्षिण अफ्रीका का दौरा है बेहद महत्वपूर्ण है। वहां पर अफ्रीका के देशों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने G20 के सदस्य देशों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अफ्रीका को भी इसका औपचारिक तौर पर अफ्रीकन यूनियन को इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए। तो अफ्रीका की भी बहुत सारी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के साथ। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात जिस पर नजरें लगी होंगी जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, तो क्या अप्रैल 2020 के बाद से गलवान घाटी के घटना के बाद से चला आ रहा सीमा तनाव कम होगा, घटेगा, क्योंकि शी जिनपिंग को सितंबर की G20 शिखर बैठक के लिए भारत आना है। जी ठीक है। जी न्यूज़।